इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ग्रोथ, प्रैक्टिस एंड चैलेंजेस, ब्रॉड माइक्रो थीम। भारत में एंथ्रोपोलॉजी की कहानी शुरुआत से लेकर आज के चैलेंजेस तक। हे दोस्त, वेलकम। कभी सोचा है कि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यानी मानव विज्ञानी आखिर करते क्या है? हाँ, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। क्या वो सिर्फ पुरानी हड्डियां और टूटे हुए बर्तन ढूंढते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। इमेजिन दिस, 19th सेंचुरी में लोगों को ये लोग एक्सेंट्रिक्स लगते थे, ऐसे संकी लोग जो बिजार चीजों में इंटरेस्टेड रहते थे। सही बात है। बट यू नो व्हाट, यही संकीपन उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर बना। इसने उन्हें ऑब्जेक्टिविटी दी। सो दैट्स कूल ना? बहुत कूल। आज हम इस अमेजिंग सब्जेक्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और एनर्जेटिक जर्नी पर निकलने वाले हैं। वो इस इनक्रेडिबल एडवेंचर को शुरू करने से पहले फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक ठोक दो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। बिल्कुल, ताकि आप हमारे साथ हर एक्साइटिंग सेशन में जुड़ सकें। एब्सोल्युटली। और ट्रस्ट मी, आज का हमारा लर्निंग मैप काफी एक्साइटिंग है। वी आर गोना स्टार्ट विद द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कि ये फील्ड इंडिया में शुरू ही कैसे हुई। ओके। फिर वी विल एक्सप्लोर इट्स 3 मेन ब्रांचेस इन ग्रेट डिटेल: सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सबसे एक्साइटिंग प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। एंड दैट्स नॉट ऑल, राइट? नहीं। उसके बाद हम फील्ड वर्क की ट्रेडिशन को समझेंगे, जो इस डिसिप्लिन की मतलब जान है, द वेरी सोल ऑफ इट। हाँ, बिल्कुल। फिर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और नेहरू जी के फेमस ट्राइबल पंचशील पर एक डीप डिस्कशन करेंगे। और फाइनली, टू रैप इट ऑल अप, हम डाइव करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में अर्बन एंथ्रोपोलॉजी के साथ और टैकल करेंगे वो क्राइसिस और चैलेंजेस जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आज फेस कर रही है। तो बकल अप दोस्त। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पार्ट 1, द ग्रोथ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। हमारा पहला टॉपिक है इसकी शुरुआत के बारे में। टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन्स। हेडिंग, द बिगिनिंग, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के 2 चेहरे। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, इस पर 2 अलग-अलग कंपीटिंग थियरीज हैं। अच्छा। एक कहती है कि ये स्कॉलरली क्यूरोसिटी से यानी ज्ञान की प्यास से शुरू हुई, और दूसरी कहती है कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल जरूरत से पैदा हुई। समझे? एक तरफ नॉलेज, दूसरी तरफ पावर। एग्जैक्टली। इसका एक सुपर क्लियर रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको एक नए ट्राइबल एरिया में पोस्ट किया गया है। ओके। अब उसको वहां स्मूथली रूल करने के लिए लोगों के कस्टम्स, उनके रीति रिवाज, ये सब समझना पड़ेगा ना, हाँ जरूर। ताकि वो अनजाने में कोई गलती ना कर दे और लोग उसके खिलाफ ना हो जाएं। राइट। दैट्स द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन व्यू, नॉलेज फॉर कंट्रोल। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं जिनको बस नेचर एंड मैन को A to Z समझना है, फॉर द प्योर जॉय ऑफ नोइंग। सही। ये एशियाटिक सोसाइटी व्यू। फैंटास्टिक एग्जांपल। चलो अब आते हैं कंटेंट डिस्कशन पर। ओके। इंट्रोडक्शन। द कोर क्वेश्चन इज, ये फील्ड इंडिया में आई कहां से? क्या ये एक नोबल परस्यूट ऑफ नॉलेज था या कॉलोनियल रूलर्स के लिए एक प्रैक्टिकल टूल? बैकग्राउंड, ये 2 व्यूज एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि 18th और 19th सेंचुरी में मोटिव्स बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थी ज्ञान की प्यास, अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, हाँ, इस फैसिनेटिंग लैंड के बारे में जानने की, और दूसरी तरफ थी राज करने की जरूरत, द नीड टू गवर्न अ वास्ट एंड इनक्रेडिबली डाइवर्स पॉपुलेशन। तो इन दोनों व्यूज का कोर लॉजिक क्या है? लेट्स ब्रेक देम डाउन। ओके, व्यू नंबर 1, द एशियाटिक सोसाइटी व्यू। इसको स्कॉलर्स जैसे विद्यार्थी सपोर्ट करते हैं। उनके मुताबिक 1774 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। अच्छा, 1774 में? हाँ, इसका ऑफिशियल मिशन था नेचर एंड मैन को स्टडी करना। बेसिकली इंडिया के बारे में हर चीज समझना, प्लांट्स, एनिमल्स, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस और लोग, सब कुछ। इसके बाद जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और मैन इन इंडिया जैसे जर्नल्स में डेटा पब्लिश होने लगा। दिस वाज प्योर एकेडमिक क्यूरियोसिटी, समझे? गॉट इट। और दूसरा व्यू? व्यू नंबर 2, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन व्यू। इसे स्कॉलर्स जैसे गोपाल सरन और सिन्हा सपोर्ट करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि असली सिस्टमैटिक काम 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया। दे रियलाइज्ड कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए उन्हें नेटिव कल्चर्स की थरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जरूरी था उनके लिए। बहुत। तो उन्होंने अपनी पूरी ऑफिशियल मशीनरी, द सेंसस, द सर्वेज, इस काम पे लगा दी, टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन ट्राइब्स एंड कास्ट्स। उनका मोटिव सिंपल था, लोगों को बेहतर समझो ताकि उन पर बेहतर रूल कर सको और उनके कस्टम्स के खिलाफ जाने से बच सको। प्रिसाइसली, फॉलिंग फाउल ऑफ देयर कस्टम्स। तो इस ड्यूअल ओरिजिन का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। इसने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को हमेशा के लिए शेप कर दिया। इसमें हमेशा से एक टेंशन रही है बिटवीन प्योर एकेडमिक रिसर्च ऑन वन साइड एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशंस ऑन द अदर। अच्छा। सो इन कंक्लूजन, इसकी जड़ें ज्ञान और शासन, नॉलेज एंड गवर्नेंस दोनों में हैं। ओके, टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। वेट, तो इसका मतलब ब्रिटिशर्स ने एंथ्रोपोलॉजी को एक टूल की तरह यूज किया? एग्जैक्टली। उनके लिए ये यूटिलिटेरियन था, प्योरली एकेडमिक नहीं। इट वाज अ मींस टू एन एंड, और वो एंड था गवर्नेंस को आसान बनाना। याद रखना ये पॉइंट। और ये एशियाटिक सोसाइटी, ये तो काफी पहले बन गई थी, 1774 में। दैट्स वे बिफोर द ब्रिटिश स्टार्टेड देयर लार्ज स्केल सर्वेज। हाँ, इससे ये पता चलता है कि लोगों में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी तो थी, लेकिन उसको एक फॉर्मल डिसिप्लिन, एक प्रॉपर सब्जेक्ट का शेप लेने में टाइम लगा। द स्पार्क वाज देयर, पर आग बनने में वक्त लगा।
तो इन दोनों व्यूज में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है, किसे माने? देखो, दोनों ही अपनी जगह अहम है. इट्स नॉट अबाउट वन बीइंग राइट एंड द अदर रॉन्ग. एक ने स्कॉलरली फाउंडेशन रखा, द फिलोसॉफिकल बेस. दूसरे ने प्रैक्टिकल डेटा कलेक्शन को पुश किया. दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन रियली. उनका मेन मोटिव क्या था डेटा कलेक्शन के पीछे? सिर्फ लोगों को ऑफेंड करने से बचना? वो उससे भी गहरा था. दे वांटेड टू नो द सोशल स्ट्रक्चर ताकि वो उसे यूज कर सकें. फॉर एग्जांपल, कास्ट हायरार्कीज को जानना उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एनफोर्समेंट में हेल्प करता था. बेसिकली इट वाज अबाउट बेटर कंट्रोल. फैसिनेटिंग. तो सब्जेक्ट की जड़ें ही कॉन्फ्लिक्टेड है. बिल्कुल. ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक एंड नॉलेज फॉर कंट्रोल एक ऐसी थीम है जो हमें बार बार दिखेगी. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड. The two origin streams are the scholarly Asiatic society view and the utilitarian British administration view. मिनी रिकैप. इन शॉर्ट, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत स्कॉलरली क्यूरियोसिटी और कॉलोनियल गवर्नेंस इन दोनों स्ट्रीम से हुई. Great. चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं. टॉपिक 2, अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स. हेडिंग द फर्स्ट स्टडीज एडमिनिस्ट्रेटर्स एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स. शुरुआती दौर में इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी का काम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने किया. उनका मेन पर्पस एकेडमिक नहीं था, बल्कि राजकाज यानी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना था. They were officers first, anthropologists second. मेरा पहले वाला एग्जांपल यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है. इमेजिन एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो एक मैनुअल तैयार कर रहा है. हाँ. इस मैनुअल में उसके एरिया के सभी कास्ट्स और ट्राइब्स के कस्टम्स, फेस्टिवल्स, बिलीफ्स सब लिखे हैं. ये मैनुअल नए ऑफिसर्स के काम आएगा ताकि वो आके गलतियां ना करें. बस यही काम उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे थे. Perfect. Let's dive into the content discussion. ओके. Introduction. ये पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कौन थे और ज्यादा जरूरी क्या वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड थे? शॉर्ट आंसर है नहीं. बैकग्राउंड. ये काम जरूरी इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स टेक द स्टॉक ऑफ देयर पोजीशन करना चाहते थे. यानी वो समझना चाहते थे कि इस कॉम्प्लेक्स इंडियन सोसाइटी में वो कहाँ स्टैंड करते हैं और अपनी पकड़ कैसे मजबूत करें. और इसका कोर लॉजिक क्या था? ये की लोग कौन थे? की कंट्रीब्यूटर्स में आते हैं H.H. रिजली, डॉल्टन, क्रुक्स और थर्स्टन जैसे फेमस नाम. ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स थे. H.H. रिजली एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे. उनकी 2 किताबें ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल 1891 और द पीपल ऑफ इंडिया लैंडमार्क्स मानी जाती हैं. मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ह्यूज. और इनकी स्टडीज का नेचर क्या था? वो काम कैसे करते थे? ये सभी कंट्रीब्यूटर्स इंडिया बेस्ड फॉरेनर्स थे. उनका उस वक्त के फेमस एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जैसे सर जेम्स फ्रेजर या E.B. टायलर से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था. ओह अच्छा. इसलिए उनका काम ब्रिटिश एकेडमिक ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं बन पाया, बल्कि एक कॉलोनियल रूल का एक ऑफशूट बनकर रह गया. एम्पायर की जरूरतों को पूरा कर रहा था, यूनिवर्सिटी की नहीं. उनके काम का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? देखो, एक तरफ इन स्टडीज ने इंडिया के लोगों पर एक विशाल डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट किया. डेटा का एक खजाना था. लेकिन दूसरी तरफ पर्सपेक्टिव हमेशा कॉलोनियल था. ये डेटा बाद में फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए फाउंडेशन बना, पर ये एक ऐसी फाउंडेशन थी जिसमें बायस बिल्ट इन था. सो इन कंक्लूजन, शुरुआती काम प्रैक्टिकल डेटा गैदरिंग था, थियोरेटिकल साइंस नहीं. क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम. तो ये लोग बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, फुल टाइम रिसर्चर्स नहीं. करेक्ट. और उनमें एक एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिएंटेशन थी. मतलब वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड थे, पर उनकी प्राइमरी जॉब, उनकी सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से आती थी. रिजली का नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या अलग किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से मैसिव स्केल पर डेटा कलेक्ट किया और उसे कॉम्प्रिहेंसिव वॉल्यूम्स में पब्लिश किया. ही ब्रॉट अ मेथड टू द मैडनेस. उस वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी. उन्होंने इन्फॉर्मेशन के chaos को ऑर्गेनाइज किया. तो उनके काम को यूके के एकेडमिक्स ने सीरियसली नहीं लिया, उन्हें इग्नोर कर दिया. इग्नोर करने की बात नहीं थी. उनका काम यूके एकेडमिक सर्कल्स का पार्ट नहीं बन पाया क्योंकि वो लोग आइसोलेटेड थे. उनकी मेथोडोलॉजी अलग थी, उनका पर्पस अलग था. लंदन के एकेडमिक्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जबकि रिजले इंडिया में प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. ओके, यूटिलिटेरियन रादर देन एकेडमिक को आसान शब्दों में समझा सकते हैं. सिंपल. काम के लिए, फायदे के लिए किया गया काम, ना कि सिर्फ ज्ञान के लिए. इट वॉज वर्क डन फॉर यूटिलिटी, फॉर अ प्रैक्टिकल बेनिफिट, नॉट जस्ट फॉर द परस्यूट ऑफ नॉलेज. जैसे एक कंपनी मार्केट रिसर्च करती है प्रोडक्ट बेचने के लिए, और एक यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है ह्यूमन बिहेवियर समझने के लिए. तो क्या उनके काम में बायस था? बिल्कुल. एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव तो जरूर था. आप काम को करने वाले से अलग नहीं कर सकते. उनका गोल लोगों को बेहतर समझना था ताकि उन पर बेहतर रूल किया जा सके. ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है. प्रैक्टिस टाइम. नाउ pause and practice saying this. Early anthropological works were utilitarian, produced by British administrators like H.H. Risley. Mini recap. In short, the first anthropological works in India were descriptive ethnographies written by British administrators primarily for the purpose of governance. Fantastic. अब आते हैं इंडियन पायनियर्स पर. टॉपिक 3, Pioneering Indian Anthropologists. Heading. The Indian Pioneers, S.C. Roy and others. अब आते हैं पहले इंडियन पायनियर्स पर जिन्होंने इस फील्ड में नींव रखी. इनमें सबसे बड़ा नाम है शरद चंद्र रॉय, a colossus among early anthropologists, a true giant. और उनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है. सोचो, एक लॉयर है जो ट्राइबल लोगों के केसेस लड़ते लड़ते उनकी लाइफ और कल्चर से इतना फैसिनेट हो जाता है कि वो उन पर डिटेल्ड वर्ल्ड क्लास किताबें लिखने लगता है. हाँ बिल्कुल. That's the story of S.C. Roy. उन्होंने अपने लीगल काम को अपनी लाइफ का पैशन बना लिया. Exactly. चलो आते हैं कंटेंट डिस्कशन पर. ठीक है. इंट्रोडक्शन. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के बाद इंडियंस ने खुद इस फील्ड में कदम कैसे रखा और अपनी कहानियां कैसे बतानी शुरू की. कोर लॉजिक क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द जायंट S.C. रॉय.
एस.सी. रॉय को फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वो प्रोफेशन से एक लॉयर थे। उन्होंने एग्जॉस्टिव मोनोग्राफ्स लिखी जो बेसिकली एक ही टॉपिक पर सुपर डिटेल्ड किताबें होती हैं, ट्राइब्स जैसे मुंडा, उरांव, बिरहोर और खारिया पर। अच्छा। एक और इम्पॉर्टेंट फिगर थे आर.पी. चंद्रा, जिनके काम दी इंडो आर्यन रेस ने इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट पैदा किया। और इन शुरुआती एंथ्रोपोलॉजिस्ट की इमेज क्या थी? लोग उन्हें कैसे देखते थे? शुरू में उन्हें गिफ्टेड एमेचर्स के रूप में देखा जाता था। वो इसके लिए यूनिवर्सिटीज में ट्रेंड नहीं थे। वो अलग अलग फील्ड से आए थे, जैसे लॉ, नेचुरल हिस्ट्री या मेडिसिन। उनका अजीब चीजों पर फोकस उन्हें सोसाइटी के डे टू डे बायसेस से डिटैच्ड रखता था। इसका कंक्लूजन ये है कि इन इंडियन पायनियर्स ने देश में एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजी की असली नींव रखी। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। एस.सी. रॉय को फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी क्यों कहते हैं? इतना बड़ा टाइटल क्यों? क्योंकि वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज पर इतनी डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक मोनोग्राफ्स लिखी। उनका काम एक बेंचमार्क बन गया। उनसे पहले किसी इंडियन ने ट्राइबल लाइफ को इतनी गहराई और सम्मान के साथ डॉक्यूमेंट नहीं किया था। तो ये सब लोग प्रोफेशनली ट्रेन्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे? गिफ्टेड एमेचर्स टर्म काफी इंटरेस्टिंग है। करेक्ट। जीसी वाला लॉयर थे। आर.पी. चंद्र का बैकग्राउंड अलग था। उनका पैशन और इंटेलेक्ट उन्हें इस फील्ड में लाया, ना कि एंथ्रोपोलॉजी में यूनिवर्सिटी डिग्री, जो उस वक्त इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लोगों का उनके बारे में क्या परसेप्शन था? आपने कहा उन्हें एसेंट्रिक्स माना जाता था। हाँ, उन्हें एसेंट्रिक्स यानी अजीब लोग माना जाता था, जो बिजार और इनकॉन्सिक्वेंशियल यानी फालतू चीजों में इंटरेस्ट रखते थे। लोग सोचते होंगे ये आदमी जंगल में महीनों क्यों बिता रहा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग डांस कैसे करते हैं। लेकिन आपने कहा इस परसेप्शन ने उन्हें एक्चुअली हेल्प किया, कैसे? इससे उनमें एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट और रिलेटिव ऑब्जेक्टिविटी आई। क्योंकि उन्हें अजीब चीजों को देखने वाले आउटसाइडर्स के रूप में देखा जाता था, वो उन चीजों को सोसाइटी के डे टू डे ड्रामा और पॉलिटिक्स में फेस बिना एनालाइज कर पाते थे। सो दैट्स कूल ना। उनकी एसेंट्रिसिटी उनकी ताकत थी। उनके मोनोग्राफ्स की खास बात क्या थी? व्हाट मेड देम स्पेशल? दे वर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब वो एक ट्राइब के बारे में सब कुछ कवर करते थे। उनकी हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन, इकोनॉमी, लैंग्वेज, फोकलोर, सब कुछ ग्रेट डिटेल में एक ही किताब में। ये उस कम्युनिटी की एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया जैसा था। Ready to practice? Let's practice. S.C. Roy, the father of Indian ethnology, was a lawyer who wrote exhaustive monographs on tribes like the Munda and Oraon. Many recap? In short, pioneering Indians like S.C. Roy, who were often gifted amateurs, started producing deep monographic studies of Indian communities, laying the real foundation for the discipline. अब आते हैं बड़े कदम पर। Topic 4. Establishment of academic anthropology. Heading: From field to university, the academic journey. Anthropology को असली recognition, the real respect, तब मिली जब ये यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट बन गया। इसकी शुरुआत 1920s में बॉम्बे और कलकत्ता से हुई। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कंप्यूटर साइंस। पहले ये सिर्फ टेक एंथुसियास्ट के लिए एक हॉबी या एक स्पेशलाइज्ड स्किल थी। राइट। फिर यूनिवर्सिटीज में बीटेक इन सीएस का डिपार्टमेंट बना और ये एक फॉर्मल रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन बन गई। सेम चीज एंथ्रोपोलॉजी के साथ इंडिया में हुई। लेट्स डिस्कस दिस। ओके। इंट्रोडक्शन। अब तक एंथ्रोपोलॉजी एमेचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथों में थी। अब वक्त था इसके एक सीरियस एकेडमिक फील्ड बनने का। बैकग्राउंड: किसी भी सब्जेक्ट को फॉर्मल रिकॉग्निशन और ग्रोथ के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम में आना जरूरी है। वहीं पर नई जनरेशन ट्रेन होती है और सिस्टमैटिक रिसर्च होता है। तो इस एकेडमिक जर्नी का कोर लॉजिक क्या था? ये शुरू कहां से हुई? ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी से शुरू हुई 1920 में, जिन्होंने अपने सोशियोलॉजी सिलेबस में सोशल एंथ्रोपोलॉजी को इंक्लूड किया। लेकिन सबसे बड़ा कदम था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1922 में। अच्छा। वहां एक पूरा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ। इसने डिसिप्लिन के एकेडमिक ग्रोथ को एक सॉलिड पुश दिया। इट वाज अ गेम चेंजर। और इस नए सिस्टम से कौन से की एकेडमिक फिगर्स निकले? कलकत्ता डिपार्टमेंट ने जायंट्स पैदा किए, जैसे के.पी. चट्टोपाध्याय, डी.एन. मजूमदार और एन.के. बोस। ये प्रोफेशनली ट्रेंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की पहली जनरेशन थी। राइट। डी.एन. मजूमदार बाद में कलकत्ता से लखनऊ चले गए और वहां 1951 में एक फुल फ्लेज्ड एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया। बी.एस. गोहा हार्वर्ड से ट्रेनिंग लेकर आए और 1946 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के पहले डायरेक्टर बने। और वेरियर एल्विन? हाँ, और फिर थे वेरियर एल्विन, एक इंग्लिश मिशनरी जो ट्राइबल लोगों के पैशनेट एडवोकेट बन गए। वो फॉर्मल एकेडमिक नहीं थे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था और प्राइम मिनिस्टर नेहरू उन्हें पूरा सपोर्ट करते थे। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट प्रोफेशनलाइजेशन था, राइट? एब्सोल्युटली। जैसे ही ये यूनिवर्सिटीज में आया, रिसर्च सिस्टमैटिक हो गई, स्टूडेंट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेन हुए और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। इसका कंक्लूजन ये है कि यूनिवर्सिटीज में एस्टैब्लिशमेंट एंथ्रोपोलॉजी को इंडिया में प्रोफेशनलाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट कदम था। क्रॉस क्वेश्चनिंग: तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो पहला डेडिकेटेड स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट था। उसने प्रोफेशनली ट्रेंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की पहली जनरेशन पैदा की, जो फिर देश के दूसरे हिस्सों में डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश करने गए। वो मदर डिपार्टमेंट था। डी.एन. मजूमदार का क्या कॉन्ट्रिब्यूशन था? वो कलकत्ता स्कूल के स्टूडेंट थे और फिर उन्होंने लखनऊ में एंथ्रोपोलॉजी का एक और स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया। वो एक ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उन्होंने सब्जेक्ट की रीच बंगाल से आगे बढ़ाई। वेरियर एल्विन एकेडमिक नहीं थे, तो उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा कैसे हुआ? उनका इन्फ्लुएंस प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल था। आजादी के बाद वो ट्राइबल इंडिया के लिए मेन प्लानर और पॉलिसी मेकर बन गए, नेहरू के साथ अपने क्लोज रिलेशनशिप की वजह से। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी को नेशनल पॉलिसी में बदला,
ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और BS गुहा? उन्होंने गवर्नमेंट साइड को स्ट्रॉन्ग किया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक मैसिव गवर्नमेंट रिसर्च बॉडी है, की एस्टैब्लिशमेंट उनकी लीडरशिप में हुई। ये आज भी इंडिया का प्रीमियर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो गुहा ने गवर्नमेंट विंग बनाई, जबकि मजूमदार ने यूनिवर्सिटी विंग। तो 1920s-50s का टाइम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए गोल्डन पीरियड था। एब्सोल्युटली। फाउंडेशन रखी जा रही थी, डिपार्टमेंट्स बन रहे थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म हो रहे थे, और पहली बार इंडियन स्कॉलर्स इस फील्ड को लीड कर रहे थे और एजेंडा सेट कर रहे थे। Time to practice. Practice. The academic establishment of anthropology began at Calcutta University in 1922, producing key figures like D.N. Majumdar and N.K. Bose. Mini kneecap. In short, anthropology became a formal academic discipline with the establishment of departments at Calcutta and Bombay universities, leading to its professional growth and the rise of the first generation of Indian scholars. Okay, that was the history. Now let's dive into the three main branches. First up, topic 5, socio-cultural anthropology. Heading: Society and Culture. The three phases. सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में 3 मेन फेजेस से गुजरी है। जैसे एक वीडियो गेम के लेवल्स होते हैं। फेज 1 था डिस्क्रिप्टिव फेज, फेज 2 था कंस्ट्रक्टिव फेज, और फेज 3 है एनालिटिकल फेज। हर फेज में फोकस बदलता गया। इसके लिए कूल एनालॉजी है। इमेजिन आप एक फोटोग्राफर हो। फेज 1 फॉर्मेटिव। आप बस लोगों की तस्वीरें खींच रहे हो, जो जैसा दिख रहा है आप बस डॉक्यूमेंट कर रहे हो। ये है डिस्क्रिप्टिव इथनोग्राफी। अच्छा। फेज 2 कंस्ट्रक्टिव। अब आप स्पेसिफिक थीम्स पर फोकस कर रहे हो, जैसे फैमिली पोर्ट्रेट्स, फेस्टिवल फोटोज या मार्केट सीन्स। आप पैटर्न्स ढूंढ रहे हो। ये है स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। Right. फेज 3 एनालिटिकल। अब आप सिर्फ फोटोज नहीं ले रहे, बल्कि ये एनालाइज कर रहे हो कि इन फोटो से सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है, जैसे गांव और शहर की लाइफ में क्या फर्क है। ये है विलेज, कास्ट एंड अर्बन स्टडीज। ब्रिलियंट एनालॉजी। नाउ फॉर द कंटेंट डिस्कशन। Okay. इंट्रोडक्शन। सोशल एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ ट्राइब्स को डिस्क्राइब करने से मॉडर्न इंडिया को एनालाइज करने तक कैसे इवॉल्व हुई। बैकग्राउंड। ये फेजेस डिसिप्लिन की अपनी एवोल्यूशन दिखाते हैं, एक कॉलोनियल टूल से एक मैच्योर एकेडमिक फील्ड बनने तक, जिसे इंडियन स्कॉलर्स अपने ही देश को समझने के लिए यूज करते हैं। Let's break down the core logic of these phases. What was the formative phase? ये लेट 19th से अर्ली 20th सेंचुरी तक था। इसकी पहचान थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा की गई डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी, जैसा हमने डिस्कस किया। Right. हर रीजन के अपने एक्सपर्ट्स थे। ईस्ट इंडिया में रिस्ले और डेल्टन, साउथ इंडिया में थर्स्टन, नॉर्थ इंडिया में क्रुक्स। Right. इस दौर में स्पेसिफिक ट्राइब्स पर डिटेल्ड मोनोग्राफ्स लिखी गई, जैसे गॉर्डन्स, द खासी। एस.सी. रॉय इस ट्रेडिशन में पहले ग्रेट इंडियन एथनोग्राफर थे। And the constructive phase. ये तब शुरू हुआ जब एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटीज में आई। फोकस सिर्फ डिस्क्राइब करने से एनालाइज करने पर शिफ्ट हो गया। फैमिली, किनशिप और मैरिज जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी शुरू हुई। Okay. एक लैंडमार्क मोमेंट था 1938 में। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन के एक जॉइंट सेशन ने रिसर्च को एक नई थ्योरेटिकल दिशा दी। प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्टडीज शुरू हुई, जैसे मजूमदार्स द चेंजिंग हो, जो ये देखती थी कि एक ट्राइब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे बदल रही है। और finally, the analytical phase. ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ। फोकस सिर्फ ट्राइब से हटकर कास्ट्स और विलेज कम्युनिटीज पर भी आ गया, क्योंकि अब गोल नए देश इंडिया को समझना था। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे मॉरिस ऑपला और ऑस्कर लुइस ने विलेज स्टडीज को बहुत पॉपुलर बनाया। The Lucknow School. हाँ, द लखनऊ स्कूल D.N. मजूमदार के अंडर इसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना और अर्बन एंथ्रोपोलॉजी भी डेवलप हुई। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? इस एवोल्यूशन से एंथ्रोपोलॉजी इंडिया की कॉम्प्लेक्स रियलिटीज के लिए ज्यादा रेलेवेंट हो गई। लेकिन एक रीसेंट ट्विस्ट है। हाल के दशकों में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक एगनाइजिंग रीअप्रेजल शुरू किया है। उन्हें एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फील हो रही है, और अब वो वेस्टर्न मॉडल से हटकर होममेड इंडियन अप्रोचेस डेवलप करने की मांग कर रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग? तो फॉर्मेटिव फेज में सिर्फ क्या है बताया जाता था, क्यों है नहीं? मोस्टली यस। मेन गोल डॉक्यूमेंटेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए। व्हाई? क्वेश्चन प्रायोरिटी नहीं था, रिकॉर्ड क्रिएट करना था। कंस्ट्रक्टिव फेज में क्या बदला? व्हाट वाज द की चेंज? फोकस व्हाट से हाउ पर शिफ्ट हो गया। हाउ डज किनशिप वर्क, हाउ डज द विलेज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ये ज्यादा एनालिटिकल और थ्योरेटिकल हो गया। वो सोसाइटी के अंडरलाइंग रूल्स ढूंढने लगे। आजादी के बाद विलेज स्टडीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि इंडिया एक नया देश था और उसकी 80% आबादी गांव में रहती थी। देश बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए इंडियन विलेज को अंदर से समझना बिल्कुल जरूरी था। गांव इंडिया को समझने के लिए एक लेबोरेटरी बन गया। ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? ये तो काफी सीरियस लगता है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लगने लगा कि वो दशकों से सिर्फ यूरोप और अमेरिका की वेस्टर्न थ्योरीज और मॉडल्स यूज कर रहे हैं, जो कास्ट जैसी इंडियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। तो उन्हें अपनी होलमेड थ्योरीज चाहिए थी, जो इंडियन सोशल रियलिटी से बनी हो। लखनऊ स्कूल का क्या स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन था? D.N. मजूमदार, जो महान ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की के स्टूडेंट थे, ने होलिस्टिक फंक्शनल अप्रोच को पॉपुलराइज किया। मतलब सोसाइटी के हर पार्ट को, रिलीजन, इकोनॉमी, फैमिली, एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानकर स्टडी करना, सोसाइटी को एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में देखना। रेडी फॉर द प्रैक्टिस क्यू? Practice saying the 3 phases: formative, descriptive, constructive, analytical institutions, and analytical, post-independence village caste studies. Mini recap. In short, social cultural anthropology in India evolved from simple description of tribes to complex analysis of Indian villages and cities, and is now searching for its own unique theoretical identity. Alright, let's move to the second branch. Topic 6.
फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। Heading From Race to Genes, the Body Story. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत लोगों के फिजिकल फीचर्स को नापने से हुई, नाक की लंबाई, सिर की चौड़ाई, ताकि उन्हें अलग अलग रेसेस में क्लासिफाई किया जा सके। लेकिन अब ये जेनेटिक्स, डेमोग्राफी और पब्लिक हेल्थ जैसे एडवांस्ड फील्ड्स में इवॉल्व हो चुकी है। इसे समझने का एक आसान तरीका है दोस्त। पहले ये फील्ड एक टेलर की तरह थी जो बस शरीर का नाप, जिसे एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं, लेता था। पैटर्न्स को स्टडी करता है ताकि बीमारियों को प्रिडिक्ट और प्रिवेंट कर सके। लेट्स ट्रेस दिस अमेजिंग जर्नी। ओके। इंट्रोडक्शन। इंडिया में ह्यूमन बॉडी की स्टडी क्रूड मेजरमेंट से कॉम्प्लेक्स जेनेटिक एनालिसिस तक कैसे इवॉल्व हुई। बैकग्राउंड। सोशल एंथ्रोपोलॉजी की तरह इस ब्रांच की शुरुआत भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरतों से हुई। इंडिया के डाइवर्स लोगों को सेंसस के लिए साफ सुथरे कैटेगरीज में क्लासिफाई करना। इसकी इवोल्यूशन का कोर लॉजिक क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द अर्ली पीरियड। द अर्ली पीरियड पूरी तरह से एंथ्रोपोमेट्री के बारे में था। मेन फोकस ह्यूमन फिजिकल फीचर्स का मेजरमेंट था ताकि एथनिक और रेशियल क्लासिफिकेशन की जा सके। पायनियर्स थे जे श्रुट, जिन्होंने 1868 में नीलगिरीज में ट्राइब्स को स्टडी किया, और ऑफ कोर्स एच रिस्ले, जिन्होंने 1891 में इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे किया। फिर आया मिडिल पीरियड जो नए टूल्स लेकर आया। एग्जैक्टली 1930s के आसपास फील्ड में दो नई साइंसेज आई, ह्यूमन जेनेटिक्स और सेरोलॉजी, जो ब्लड ग्रुप्स की स्टडी है। अच्छा। अब सर्वेज में सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट्स ही नहीं बल्कि सेरोलॉजिकल डेटा जैसे ब्लड टाइप्स ABOAB भी इंक्लूड होने लगे। BS गुहा ने 1931 सेंसस के लिए और DN मजूमदार ने बंगाल, यूपी और गुजरात में बड़े सर्वेज किए। और मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है? आज ये फील्ड कहाँ है? 1960 के बाद ये फील्ड बहुत स्पेशलाइज्ड हो गया। अब हमारे पास स्पेसिफिक सब फील्ड्स हैं जैसे सेरोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जो सिकल सेल एनीमिया जैसी चीजें और ब्लड ग्रुप्स और बीमारियों के बीच कनेक्शन को स्टडी करते हैं। हमारे पास डेमोग्राफीज है, फिंगर और पाम प्रिंट्स की स्टडी। हमारे पास डेमोग्राफी है जो मीटिंग पैटर्न्स, मैरिज डिस्टेंस और इनब्रीडिंग को स्टडी करती है। और पेलियोंटोलॉजी भी। हाँ, और पेलियोंटोलॉजी, ह्यूमन फॉसिल्स की स्टडी। SR के चोपड़ा द्वारा सिवालिक हिल्स में गिगांटोपिथेकस बिलासपुरेंसिस के इंपॉर्टेंट फॉसिल्स की खोज एक बड़ी इंडियन डिस्कवरी थी। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इस फील्ड की रिसर्च ने हमें पॉपुलेशन हेल्थ, जेनेटिक डिजीजेस और इंडिया में ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दी है। तो कंक्लूजन ये है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक क्रूड रेशियल क्लासिफिकेशन टूल से एक सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल साइंस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है जो जिंदगियां बचा सकती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। एंथ्रोपोमेट्री का आसान मतलब क्या है? बेसिकली ह्यूमन बॉडी का नापतोल, स्कल का साइज, नाक की लंबाई चौड़ाई, हाइट, हाथ की लंबाई, इन सब को मेजर करके लोगों को अलग अलग रेशियल या एथनिक ग्रुप्स में बांटना। ये अब एक बहुत आउटडेटेड और प्रॉब्लमैटिक मेथड माना जाता है। तो शुरुआत में इसका गोल साइंटिफिक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव था। यस, एब्सोल्युटली। प्राइमरी गोल सेंसस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए एथनिक और रेशियल क्लासिफिकेशन करना था। वो हर कम्युनिटी को एक लेबल्ड बॉक्स में रखना चाहते थे। जेनेटिक्स आने से क्या बड़ा चेंज आया? फोकस विजिबल ट्रेट्स जैसे स्किन कलर या नाक का शेप से इनविजिबल ट्रेट्स पर चला गया। ब्लड ग्रुप्स, DNA, जेनेटिक मार्कर्स। इससे ह्यूमन वेरिएशन को स्टडी करने का एक ज्यादा एक्यूरेट और कम बायस्ड तरीका मिला। इसने हमें क्लासिफिकेशन से आगे बढ़कर एडेप्टेशन और हेल्थ को समझने में मदद की। ये गिगैंटोपिथेकस क्या है? नाम तो काफी बड़ा लग रहा है। ये एक एक्सटिंक्ट जायंट एप था, शायद अब तक का सबसे बड़ा एप, जिसके फॉसिल्स इंडिया के शिवालिक हिल्स में मिले। ये ह्यूमन पेलियोंटोलॉजी यानी ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि ये हमें हमारे सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले एंशिएंट प्राइमेट्स के बारे में बताती है। आजकल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उनका काम क्या है? वो बहुत कुछ करते हैं। वो पब्लिक हेल्थ में काम करते हैं, कपल्स को जेनेटिक काउंसलिंग देते हैं, वो पुलिस की फॉरेंसिक साइंस में हेल्प करते हैं ह्यूमन रिमेन्स को आइडेंटिफाई करने में, और वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ह्यूमन एडेप्टेशन को स्टडी करते हैं, जैसे लोगों के शरीर हिमालयाज में हाई एल्टीट्यूड्स पर रहने के लिए कैसे अडेप्ट होते हैं। ये अब एक बहुत डाइवर्स और प्रैक्टिकल फील्ड है। लेट्स प्रैक्टिस दैट। प्रैक्टिस। Physical anthropology evolved from anthropometry for racial classification to modern genetics, demography, and paleontology. Mini recap. In short, physical anthropology in India moved from measuring physical traits for the problematic purpose of racial classification to advanced studies in genetics, demography, and human evolution that have real-world applications. And now for our third branch. Topic 7. Prehistoric archaeology, archaeological anthropology. Heading: Digging the Past. The story of Indian prehistory. इंडियन प्रीहिस्ट्री की शुरुआत 1863 में हुई, जब एक जियोलॉजिस्ट को पत्थर के औजार मिले। एक सिंपल डिस्कवरी। तब से लेकर अब तक ये फील्ड एक ट्रेजर हंट से बढ़कर एक हाईली साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुका है। ये सोचो दोस्त, आपको अपने बैकयार्ड में एक पुराना सिक्का मिलता है। ये एक अर्ली डिस्कवरी है, एक एक्सीडेंट। अब सोचो आप एक पूरी टीम के साथ हो, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और ड्रोन्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उस जगह को सिस्टमैटिकली एक्सकवेट करने के लिए, ताकि उस दौर के लोगों की पूरी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट कर सको। वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, किसके साथ ट्रेड करते थे। यह है मॉडर्न आर्कियोलॉजी। लेट्स डिग इनटू दिस। इंट्रोडक्शन। इंडिया के गहरे अतीत की स्टडी कैसे शुरू हुई और एक साइंस में कैसे इवॉल्व हुई। बैकग्राउंड। दूसरी ब्रांचेस की तरह ये भी एक एमेच्योर ने शुरू की, प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने नहीं। ये एक जियोलॉजिस्ट की लकी फाइंड से शुरू हुई। लेट्स टॉक अबाउट द कोर लॉजिक। हु वर द पायनियर्स? के साथ एक जियोलॉजिस्ट थे,
1863 में उन्होंने मद्रास के पास पल्लावरम में पेलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज टूल्स डिस्कवर किए। पर वो सिर्फ कलेक्टर नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो एक विजनरी थे जिन्होंने टूल मेकर्स की लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। इस फील्ड के लिए इंडिया में टर्निंग पॉइंट क्या था? 1939 की येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन एक मेजर लैंडमार्क थी। ये एक इंटरनेशनल टीम थी जिसने कश्मीर वैली, पोटवार प्लेटो और नर्मदा वैली में काम किया। उन्होंने पोटवार प्लेटो में सोन कल्चर डिस्कवर किया, जो इंडिया के स्टोन एज में एक पूरा नया चैप्टर था। और ये इंस्टीट्यूशनली कैसे डेवलप हुई? लोग इसे पढ़ने कहाँ जाते थे? कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने प्री हिस्ट्री को अपने सिलेबस का हिस्सा 1922 में ही बना लिया था। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन पुणे के डेक्कन कॉलेज में हुआ, एक आदमी की वजह से। H.D. संकालिया इंडिया को 1944 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मॉर्टिमर व्हीलर ने रिवाइटलाइज किया, जिन्होंने साइंटिफिक प्रिसिजन और डिसिप्लिन लाया। पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ के बारे में क्या? 1947 के बाद बहुत सी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्टिव रिसर्च सेंटर्स बन गईं। हमारे पास हड़प्पन साइट्स जैसे लोथल पर S.R. राव द्वारा और महाभारता एरा साइट्स जैसे हस्तिनापुर पर B.B. लाल द्वारा इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस हुए। और आज इसका इम्पैक्ट? आज रियल इम्पैक्ट ये है कि फील्ड प्री हिस्ट्री से एंथ्रोपोलॉजिकल आर्कियोलॉजी में ट्रांजिशन कर चुका है। इसका मतलब है कि फोकस सिर्फ चीजों पर नहीं, बल्कि उन चीजों के जरिए ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को समझने पर है। यह बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है। क्रॉस क्वेश्चनिंग। रॉबर्ट ब्रूसफुट जियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने आर्कियोलॉजी कैसे शुरू कर दी? वो जमीन की लेयर्स, स्ट्रैटिग्राफी स्टडी कर रहे थे जब उन्हें ये अजीब शेप के पत्थर मिले। एक जियोलॉजिस्ट के रूप में वो समझ गए कि ये नेचुरल फॉर्मेशंस नहीं है। उन्होंने ब्रिलियंट तरीके से ये डिड्यूस किया कि ये टूल्स एंशिएंट ह्यूमंस ने बनाए हैं और इनकी अपनी एक हिस्ट्री रॉक लेयर्स में दबी हुई है। यहीं से सब शुरू हुआ। H.D. संकालिया को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने लगभग अकेले ही इंडियन आर्कियोलॉजी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। उन्होंने डेक्कन कॉलेज को सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च हब बनाया। उन्होंने सैकड़ों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जो फिर पूरे इंडिया में फैल गए, और उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को पॉपुलराइज किया। वो एक ग्रेट टीचर और एक ग्रेट रिसर्चर दोनों थे। एंथ्रोपोलॉजिकल आर्कियोलॉजी का क्या मतलब है? ये प्री हिस्ट्री से अलग कैसे है? वो रहते थे, उनकी सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज थी, उन्होंने क्लाइमेट चेंज से कैसे अडेप्ट किया। इट्स अबाउट पीपल, नॉट जस्ट पॉट्स। और E.M. व्हीलर का कंट्रीब्यूशन क्या था? वो एक ब्रिलियंट लेकिन स्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में साइंटिफिक एक्सकवेशन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। उनका मेन कंट्रीब्यूशन स्ट्रैटिग्राफी का मेथड था। ये आइडिया कि आपको टाइम के सीक्वेंस को समझने के लिए लेयर बाय लेयर खुदाई करनी चाहिए। उनसे पहले इंडिया में बहुत सी खुदाई बस खजाने की खोज जैसी थी। सोन कल्चर क्या थी? ये पोटवार प्लेटो जो अब पाकिस्तान में है कि सोन वैली में मिली एक अलग स्टोन एज टूल मेकिंग कल्चर थी, जिसे येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन ने डिस्कवर किया था। इसने दिखाया कि एंशिएंट इंडिया की अपनी यूनिक प्री हिस्टोरिक ट्रेडिशंस थी। लेट्स प्रैक्टिस। Practice. The study of Indian prehistory began with Robert Bruce Foote in 1863 and was professionalized by institutions like Deccan College under H.D. Sankalia and the ASI under Wheeler. Mini recap. In short, Indian prehistory grew from the accidental discovery of stone tools to a scientific discipline focused on reconstructing past human life through the broader lens of anthropological archaeology. That wraps up our deep dive into the three branches. Now let's move to part 2, fieldwork and applied anthropology. Chapter 2 is all about the most important thing in anthropology, the fieldwork tradition. Heading: Getting your hands dirty. The fieldwork tradition. फील्डवर्क एंथ्रोपोलॉजी का सबसे डिफाइनिंग फीचर है। इट्स सिग्नेचर मेथड। इसका मतलब है सेकेंडरी सोर्सेज, यानी किताबों पर डिपेंड करने के बजाय खुद लोगों के बीच जाकर, उनके साथ रहकर, उनकी लाइफ में पार्टिसिपेट करके उन्हें स्टडी करना, फेस टू फेस। इसके लिए सबसे अच्छी एनालॉजी है, एक क्रिकेट एक्सपर्ट है जो टीवी पर मैच देखकर कमेंट्री कर रहा है। वो एक AC स्टूडियो में बैठा है। ये है आर्म चेयर स्कॉलरशिप। दूसरा एक्सपर्ट है जो प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में है, उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, उनकी स्ट्रैटेजीज को लाइव डिस्कस कर रहा है। ये है फील्ड वर्क। समझे द डिफरेंस? लेट्स डिस्कस दिस क्रिटिकल टॉपिक। ओके। इंट्रोडक्शन। फील्ड वर्क एक इंडिस्पेंसिबल राइट ऑफ पैसेज है, एक जरूरी अनुष्ठान किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। चलो देखते हैं क्यों। राइट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में आर्म चेयर एरा से हुई, जहां फ्रेजर जैसे फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्रैवलर्स, सोल्जर्स और मिशनरीज की लिखी बातों पर डिपेंड करते थे। वो खुद फील्ड में नहीं जाते थे। तो ये शिफ्ट कब हुआ? वो अपनी आर्म चेयर से कब बाहर निकले? शिफ्ट 19th सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ, 2 लैंडमार्क एक्सपीडिशंस के साथ, द जेसप नॉर्थ पैसिफिक एक्सपीडिशन और द कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन टू द टॉरस स्ट्रेट्स। पहली बार ट्रेन्ड एकेडमिक्स फील्ड में गए। WHR रिवर्स और रैडक्लिफ ब्राउन जैसे पायनियर्स ने इंटेंसिव फील्ड वर्क की नींव रखी। लेकिन इसे प्रोफेशनल और गोल्ड स्टैंडर्ड किसने बनाया? इसका कोर लॉजिक एक ही आदमी की तरफ इशारा करता है, एक पोलिश ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम था ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न फील्ड वर्क। अच्छा। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सालों ट्रोब्रियन आइलैंड्स में फंसे हुए बिताए और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड सेट किया। मेलिनोव्स्की की फील्ड वर्क की फिलॉसफी क्या थी? उनके रूल्स क्या थे? उनके 3 कोर प्रिंसिपल्स थे। 1, आपको अपनी रिसर्च नेटिव लैंग्वेज में करनी होगी, ट्रांसलेटर्स के साथ नहीं। 2, आपको फील्ड में लंबा समय, कम से कम 1 साल बिताना होगा ताकि आप एक पूरा एनुअल साइकिल देख सकें।
3, आपका गोल सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करना नहीं बल्कि सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर को गहराई से एनालाइज करना है, नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। और एवंस प्रिचार्ड ने भी कुछ ऐड किया। हाँ, बाद में ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एवंस प्रिचर्ड ने टोटल इमर्जन और अपनी सोसाइटी से आइसोलेशन जैसी जरूरी चीजें ऐड की। और फील्ड वर्क के चैलेंजेस क्या हैं, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? यहीं पर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट आता है। इंडिया में फील्ड वर्क यूनिक है क्योंकि यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट अक्सर अपनी ही सोसाइटी को स्टडी करते हैं। इससे एक कॉम्प्लेक्स इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर डायलेमा पैदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्थ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक साउथ इंडियन विलेज को स्टडी कर रहा है। वो इंडिया के लिए इनसाइडर है लेकिन उस विलेज के लिए आउटसाइडर है। कंक्लूजन ये है कि फील्ड वर्क सिर्फ डेटा कलेक्शन से कहीं ज्यादा है। ये गहरा, ट्रांसफॉर्मेटिव ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो मिलानोव्स्की से पहले फील्ड वर्क आई होता था, सीरियस नहीं था। आई वही नहीं, बट इट वाजंट स्टैंडर्डाइज्ड और कंसिडर्ड एसेंशियल। ये एक छोटी ट्रिप जैसा था। मिलानोव्स्की ने इसे एक साइंटिफिक, रिगरस, नॉन नेगोशिएबल मेथड बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क नहीं किया है तो आप एक रियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का आसान मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ साइड से देखना नहीं बल्कि डेली लाइफ में पार्टिसिपेट करना। अगर लोग फेस्टिवल मना रहे हैं तो आप उनके साथ डांस करो। अगर वो खेती कर रहे हैं तो आप उनके साथ खेत में काम करो। इट्स लर्निंग थ्रू डूइंग एंड फीलिंग, नॉट जस्ट सीइंग। अपनी सोसाइटी से आइसोलेशन क्यों जरूरी है? ये थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि आप उस कम्युनिटी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाओ जिसे आप स्टडी कर रहे हो। इससे आप उनकी भाषा और कस्टम्स जल्दी सीखने के लिए मजबूर हो जाते हो। ये आपको उनकी दुनिया में पूरी तरह से इमर्स होने में और म्यूचुअल ट्रस्ट पर बेस्ड एक गहरा कनेक्शन, एक रैपोर्ट बनाने में हेल्प करता है। इंडिया में इनसाइडर होने के क्या फायदे और नुकसान हैं? फायदा ये है कि भाषा और ब्रॉड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना आसान है। नुकसान ये है कि आप कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, ऐसी चीज़ें जो एक आउटसाइडर को अजीब और इंटरेस्टिंग लगेंगी। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क कैसे अलग है? उन्हें फिजिकल डेटा कलेक्ट करना होता है, जैसे ब्लड सैंपल्स, हाइट और वेट मेजरमेंट्स। लेकिन ये डेटा सोशल कॉन्टेक्स्ट के बिना अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए आपको मैरिज रूल्स और किनशिप समझना जरूरी है, तो उन्हें भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और रैपो बिल्डिंग करनी पड़ती है। आप बस जाकर ब्लड सैंपल नहीं मांग सकते। Time to practice. Let's practice saying field work was professionalized by Bronislaw Malinowski, who established long-term participant observation as the standard. Mini recap. In short, fieldwork, the core method of anthropology, evolved from armchair study to intensive, long-term participant observation, pioneered by Malinowski, and presents unique challenges in the Indian context. Now let's see how this hard-earned knowledge is applied in the real world. Chapter 3. Applied and Action Anthropology in India. Heading: From theory to practice, anthropology in action. अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना। आजादी के बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट से उम्मीद की गई कि वो सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं बल्कि सोशल डॉक्टर्स की तरह काम करें। इसे ऐसे सोचो दोस्त, एक डॉक्टर सिर्फ एक बीमारी को लैब में स्टडी नहीं करता, वो दुनिया में जाकर पेशेंट्स का इलाज भी करता है। सही। वैसे ही एक अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिर्फ पॉवर्टी या एजुकेशन ड्रॉप आउट जैसे सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करता, वो आगे आकर उन्हें सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज डिजाइन करने में हेल्प करता है। लेट्स डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट फील्ड। ठीक है। इंट्रोडक्शन: एंथ्रोपोलॉजी जैसा सब्जेक्ट एक देश बनाने में कैसे हेल्प कर सकता है। बैकग्राउंड: ये आइडिया कॉलोनियल दौर में शुरू हुआ जब ब्रिटिशर्स को लगा कि एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकती है। लेकिन आजादी के बाद रोल पूरी तरह से बदल गया। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट से देश के ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट में मदद की उम्मीद थी। इसका कोर लॉजिक क्या है? मुझे लगता है नेहरू का ट्राइबल पंचशील एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यस, अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 5 प्रिंसिपल्स का एक सेट था जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। वो 5 प्रिंसिपल्स: 1. लोगों को उनकी अपनी जीनियस के हिसाब से डेवलप होने दो, बाहर से कुछ इम्पोज मत करो। 2. उनकी ट्रेडिशनल जमीन और जंगलों पर ट्राइबल राइट्स की रेस्पेक्ट करो। 3. ट्राइबल एरियाज में बहुत ज्यादा आउटसाइडर्स को लाने से बचो। 4. ट्राइबल एरियाज को उनके अपने सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एडमिनिस्टर करो। और सबसे खूबसूरत वाला, रिजल्ट्स को खर्च किए गए पैसे से नहीं बल्कि डेवलप हुए ह्यूमन कैरेक्टर की क्वालिटी से जज करो। और एक अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन से अलग अलग रोल्स प्ले कर सकता है? स्कॉलर एलपी विद्यार्थी ने उन्हें कंसल्टेंट, को एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे रोल्स में क्लासिफाई किया। की एरियाज ऑफ एप्लीकेशन बहुत वास्ट रहे हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ से लेकर अर्बन प्लानिंग, डिफेंस और यहाँ तक कि स्पेस एंथ्रोपोलॉजी तक। 1975 का साइट एक्सपेरिमेंट। हाँ बिल्कुल। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, राइट? ये हमेशा स्मूथ पार्टनरशिप नहीं होती। दैट्स द रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। ये अक्सर एक लव हेट रिलेशनशिप है। में फ्रिक्शन पॉइंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को जल्दी सिंपल आंसर्स चाहिए, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को थॉरो स्टडी के लिए टाइम चाहिए और वो अक्सर कॉम्प्लेक्स नुआंस्ड आंसर्स देते हैं। म्यूचुअल सस्पिशन रहता है। तो कंक्लूजन ये है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिर्फ सोशल लैंडस्केप का मैप दे सकता है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में वार्न कर सकता है। कौन सी रोड लेनी है, ये फाइनल डिसीजन हमेशा पॉलिटिकल होता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग, ट्राइबल पंचशील तो काफी प्रोग्रेसिव लगता है, क्या ये आसानी से इंप्लीमेंट हो गया? कागज पर ये बेहद प्रोग्रेसिव था, एक खूबसूरत विजन। लेकिन रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत चैलेंजेस आए। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रेशर अक्सर इन इनसेंसिटिव प्रिंसिपल्स के रास्ते में आ जाते थे। एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है?
ये कंसल्टेंट से अलग कैसे है? एक कंसल्टेंट सिर्फ सलाह देकर चला जाता है। एक एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोल टैक्स के मॉडल पर बेस्ड एक्शन और रिसर्च को कंबाइन करता है। वो कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम डायग्नोज करता है, उन्हें सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है और फिर ट्रीटमेंट को फॉलो अप करने के लिए रुकता है। दे आर मच मोर इन्वॉल्व्ड, जैसे एक डॉक्टर जो पेशेंट के साथ रिकवरी तक रहता है। स्पेस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सीरियसली ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसरो को एंथ्रोपोलॉजिस्ट की क्या जरूरत पड़ी? ये सच है। 1975 के साइट एक्सपेरिमेंट में इसरो ने एक सैटेलाइट यूज करके दूर दराज के गांव में एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स बीम किए। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हायर किया ये स्टडी करने के लिए कि इन गांव के लोग इस नई टेक्नोलॉजी पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या हैं और कंटेंट कल्चरली अप्रोप्रिएट है या नहीं। इट वाज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सो दैट्स कूल ना। एडमिनिस्ट्रेटर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच फ्रिक्शन का मेन रीजन क्या है? एक शब्द में, टाइम। एडमिनिस्ट्रेटर एक क्राइसिस से डील कर रहा है और उसे आज सोल्यूशन चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहता है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मुझे 6 महीने दो, मैं एक प्रॉपर स्टडी करूंगा और फिर बताऊंगा। ये टाइमलाइन का मिसमैच सबसे बड़ा इशू है। तो एक अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एडवाइस की वैल्यू क्या है अगर वो मानी ही ना जाए? उसकी वैल्यू पिटफॉल्स बताने में है। भले ही उनकी प्राइमरी एडवाइस ना मानी जाए, वो डिसीजन मेकर्स को एक पॉलिसी के पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न कर सकते हैं। छुपे हुए खतरे के बारे में लोगों को वार्न करना भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेट्स प्रैक्टिस। Practice. Applied anthropology uses knowledge to solve problems, exemplified by Verrier Elvin's contribution to Nehru's tribal Panchil. Mini recap. In short, applied anthropology aims to use anthropological knowledge to solve real-world problems, especially in development. But it often faces friction between the slow, deep approach of academics and the fast, urgent demands of administrators. All right, let's start our final and very important part. Part 3. Urban Anthropology, Crisis and Secularism. We begin with Chapter 4, Urban Anthropology in India. Heading: The City as a Field. Urban Anthropology. ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट शहरों, अर्बन सेंटर्स को भी स्टडी कर रहे हैं। ये मैसिव, कॉम्प्लेक्स जगहें जो सिविलाइजेशन के हब्स हैं, लेकिन सोशल प्रॉब्लम से भी भरी हुई हैं। इस चैलेंज को समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक गांव में आप आसानी से एक फैमिली या एक कास्ट को स्टडी कर सकते हो, लेकिन आप मुंबई के धारावी जैसे मेगा सिटी में रहने वाले लाखों लोगों की लाइफ कैसे स्टडी करोगे? अर्बन एंथ्रोपोलॉजी इस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाने के क्लेवर तरीके ढूंढती है, जैसे रिक्शा पुलर्स या डॉक्टर्स या कॉल सेंटर वर्कर्स जैसे स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स पर फोकस करना। लेट्स डिस्कस दिस एक्साइटिंग फील्ड। ओके। इंट्रोडक्शन। चलो गांव से शहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या नई चैलेंजेस और इनसाइट्स मिलती हैं। बैकग्राउंड: इंडियन स्कॉलर्स ने शहरों को सीरियसली स्टडी करना अमेरिका के फेमस शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के इन्फ्लुएंस में आकर शुरू किया। आज़ादी के बाद इंडिया के नेशनल प्लानिंग कमीशन ने भी सिटी प्लानिंग पर बहुत सी स्टडीज स्पॉन्सर की। तो इंडिया में कुछ मेजर अर्बन स्टडीज कौन सी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? कोर लॉजिक कई की स्टडीज में दिखता है। डीएन मजूमदार की 1960 की कानपुर पर स्टडी थी, जो एक इंडस्ट्रियल शहर था। एलपी विद्यार्थी की 1969 की रांची पर स्टडी थी, जिसने ट्राइबल और अर्बन कल्चर्स के इंटरैक्शन को देखा जैसे जैसे शहर बढ़ा। और फिर थी ओवन लिंच की 1969 की आगरा में लैंडमार्क स्टडी। आगरा स्टडी के बारे में और बताइए, ये इंपॉर्टेंट लगती है। इट वॉज अ गेम चेंजर। ये जाताव्स पर फोकस करती थी, जो एक लेदर वर्किंग अनटचेबल कास्ट है। लिंच ने दिखाया कि उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो शू इंडस्ट्री से आई ने उन्हें ट्रेडिशनल विलेज बेस्ड जजमानी सिस्टम से अलग होने में कैसे हेल्प की। जजमानी सिस्टम? हाँ, जजमानी सिस्टम एक पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप था जिसने उन्हें अपर कास्ट्स पर डिपेंडेंट रखा था। ये एक बहुत पावरफुल स्टडी थी कि शहरों में कास्ट डायनामिक्स और पावर स्ट्रक्चर्स कैसे बदलते हैं। और इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी वो इसमें कैसे फिट होती है? अर्बन कम्प्लेक्सिटी को आसान बनाने के लिए रिसर्चर्स ने स्पेसिफिक वर्क प्लेसेस पर भी फोकस किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टडी एक मेजर एरिया बन गई। एक फेमस किताब शेट्स सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री 1968 एक इंपॉर्टेंट काम है जो एक फैक्ट्री के अंदर के सोशल रिलेशनशिप्स और हायरार्कीज को एनालाइज करती है। इंक्लूजन ये है कि अर्बन एंथ्रोपोलॉजी हमें मॉडर्न इंडियन शहरों की कॉम्प्लेक्स, फ्रैगमेंटेड और तेजी से बदलती लाइफ को समझने में हेल्प करती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग तो एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी नहीं करती? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत पुराना स्टीरियोटाइप है। एंथ्रोपोलॉजी का दावा है टोटल स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी का। तो इसमें अमेजोनियन ट्राइब से लेकर वॉल स्ट्रीट बैंकर्स तक, गांव से लेकर इंटरनेट कम्युनिटीज तक सब कुछ आता है। आगरा वाली स्टडी इतनी लैंडमार्क क्यों है? क्योंकि उसने कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ दिखाया कि अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंज लोअर कास्ट के लिए सोशल मोबिलिटी का एक टूल कैसे हो सकते हैं। जब एक लोअर कास्ट ग्रुप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो कास्ट के ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर सकता है। ये एक बहुत पावरफुल और होपफुल फाइंडिंग थी। जजमानी सिस्टम क्या होता है, आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये गांव में एक ट्रेडिशनल पेट्रन क्लाइंट सिस्टम था। इस सिस्टम में अलग अलग कास्ट एक दूसरे को फिक्स्ड सर्विसेज देती थीं। फॉर एग्जाम्पल, एक लोहार एक किसान के लिए औजार बनाता था और बदले में किसान उसे फसल के टाइम अनाज का एक हिस्सा देता था। ये इंटरडिपेंडेंस का सिस्टम था, लेकिन ये बहुत हायरार्किकल और रिजिड भी था। शहरों में ये सिस्टम टूट जाता है जहां आपको कैश में पेमेंट मिलती है। फैक्ट्री के अंदर स्टडी करने से क्या पता चलता है? आप सीखते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग, अलग अलग कास्ट, रिलीजन्स, रीजन्स काम की जगह पर नए सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं। क्या फैक्ट्री के अंदर भी कास्ट मैटर करती है
वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच क्या इश्यूज हैं, ट्रेड यूनियंस कैसे काम करती हैं। ये एक माइक्रो सोसाइटी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्राइबल लोगों पर क्या असर हुआ? ये एक मेजर और अक्सर ट्रैजिक एरिया ऑफ रिसर्च है। झारखंड और ओडिशा जैसी जगहों पर ट्राइबल एरियाज में मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सेटअप किए गए। अक्सर उनकी जमीन छिन जाती थी, उन्हें कम मजदूरी वाले मजदूर बनने पर मजबूर किया जाता था और उनका ट्रेडिशनल कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता था। ये आज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत बड़ा फोकस है। लेट्स प्रैक्टिस दैट। Practice. Urban anthropology studies complex societies, with landmark studies like Owen Lynch's work on the Jatavs in Agra, showing how urbanization impacts caste. मिनी रिकैप। In short, urban anthropology adapts traditional methods to study complex cities, focusing on specific communities, workplaces, and the massive social changes caused by industrialization. Now for a bit of self-reflection. This is where it gets really interesting. Chapter 5. Crises and Issues in Indian Anthropology. Heading: The Mirror on the Wall. Anthropology's Own Problems. अब बात करते हैं उन क्राइसिस की जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी खुद फेस कर रही है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस से लेकर सोशल रेलेवेंस तक काफी सीरियस इश्यूज हैं। तो डॉक्टर्स नीड टू हील देमसेल्व्स। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद है। ये एक सक्सेसफुल डॉक्टर की तरह है जो दूसरों का इलाज करता है लेकिन उसे खुद हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस है। वैसे ही इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है लेकिन उसके अंदर अपने कई बीमारियां हैं जिन्हें उसे एड्रेस करने की जरूरत है। लेट्स टर्न द एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस ऑन एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ। ठीक है। इंट्रोडक्शन। क्या एंथ्रोपोलॉजी एक डेवलपिंग कंट्री में जहां इतनी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट बनी रहना अफोर्ड कर सकती है? बैकग्राउंड। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है कि सोशल साइंसेज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन जैसे अर्जेंट इश्यूज को एक्टिवली एड्रेस करेंगे। वैल्यू न्यूट्रल रहना एक ऐसी लग्जरी मानी जाती है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो की कंसर्न्स क्या हैं? डिसिप्लिन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं? इसका कोर लॉजिक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल साइंसेज IUAES द्वारा आइडेंटिफाई की गई कंसर्न्स की एक लिस्ट से आता है। पहला। 1. प्रोफेशनल आइडेंटिटी। पब्लिक इमेज अभी भी हड्डियां खोदने वाले या प्रिमिटिव्स के साथ रहने वाले लोगों की है। ये स्टेरियोटाइप डिसिप्लिन की मॉडर्न प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करने की एबिलिटी को हर्ट करता है। दूसरा। 2. रेलेवेंट एंथ्रोपोलॉजी। इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि रेलेवेंट रिसर्च क्या है। क्या हमें अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च पर फोकस करना चाहिए या फंडामेंटल थ्योरेटिकल रिसर्च पर? तीसरा। 3. क्वांटिटी एंड क्वालिटी। PhDs और MAs का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट होता है और नए ग्रेजुएट्स की कॉम्पिटेंस और ट्रेनिंग पर सीरियस कंसर्न्स उठते हैं। ये तो बहुत हो गया। और क्या? 4. कोलेजियल पार्टनरशिप। बहुत सी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में हार्मनी और कोलैबोरेशन के बजाय इंटेंस फैक्शनलिज्म, गुटबाजी और पर्सनल राइवलरीज हैं। 5. माइक्रो वर्सेस मैक्रो। फोकस ट्रेडिशनली माइक्रो यूनिट्स जैसे एक गांव या ट्राइब पर रहा है लेकिन अब मैक्रो यूनिट्स जैसे नेशन स्टेट, ग्लोबलाइजेशन और पॉलिसी को स्टडी करने की जरूरत है। और एलिट्स की स्टडी। हाँ। 6. एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द एलिट्स। सालों तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने गरीबों और ओप्रेस्ड को स्टडी किया लेकिन उन्होंने शायद ही कभी एलिट्स को स्टडी किया, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेट लीडर्स जो पावर और वेल्थ होल्ड करते हैं। 7. फ्यूचर। फ्यूचरोलॉजी यानी फ्यूचर की स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन डिसिप्लिन अभी भी मोस्टली पास्ट और प्रेजेंट पर फोकस्ड है। और अर्जेंट एंथ्रोपोलॉजी, इसका क्या मतलब है? ये है रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इंडिया की सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, कम्युनल वायलेंस और कास्टिज्म। जेरल्ड बेरेमन और SC डुबे जैसे पावरफुल स्कॉलर्स का क्रिटिक है कि इन गट इश्यूज पर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च बहुत कमजोर है और जो थोड़ी बहुत रिसर्च है भी वो अक्सर स्टेटस को सपोर्ट करती है, उसे चैलेंज नहीं करती। कंक्लूजन ये है कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एक क्रॉस रोड पर है और उसे रेलेवेंट रहने के लिए सीरियस सेल्फ अप्रेजल की जरूरत है। क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुद अपनी इमेज को लेकर परेशान है। हाँ, बहुत ज्यादा। वो चाहते हैं कि लोग और पॉलिसी मेकर्स उन्हें ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन पॉलिसी और अर्बन प्लानिंग जैसे मॉडर्न इश्यूज के एक्सपर्ट के रूप में देखें, न कि सिर्फ एक एक्सोटिक दूर दराज के ट्राइब्स को स्टडी करने वाले लोगों के रूप में। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द एलीट्स का आइडिया इंटरेस्टिंग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें स्टडी अप करना चाहिए। सिर्फ गरीबों और कमजोरों को स्टडी मत करो, अमीरों, पावरफुल लोगों, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स को भी स्टडी करो। पावर कैसे काम करती है ये समझने के लिए आपको पावर होल्डर्स और उनके इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना जरूरी है। SC डुबे का क्रिटिक तो काफी हार्श है, क्या ये सच है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल क्रिटिसिज्म है। डिसिप्लिन के अंदर बहुत से लोग मानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ने अक्सर बड़े कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रहकर सेफ, पॉलिटिकली न्यूट्रल टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया है। डिपार्टमेंट्स में फैक्शनलिज्म क्यों होता है? कई कारण हैं। पर्सनल ईगोज, लिमिटेड फंडिंग और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन और अलग अलग थ्योरेटिकल स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच राइवलरी। फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट और फंक्शनलिस्ट्स के बीच। ये आपसी लड़ाई डिसिप्लिन की रेपुटेशन को डैमेज करती है। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाली प्रॉब्लम तो हर फील्ड में है, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि एंथ्रोपोलॉजी एक फील्ड बेस्ड डिसिप्लिन है। अगर ग्रेजुएट्स ठीक से ट्रेंड नहीं है तो वो फील्ड में जाकर अजीब, अनएथिकल या सिंपली गलत रिसर्च कर सकते हैं। इससे उन कम्युनिटीज को नुकसान हो सकता है जिन्हें वो स्टडी कर रहे हैं और पूरी डिसिप्लिन का नाम खराब हो सकता है। स्टेक्स ज्यादा है। रेडी टू प्रैक्टिस? Practice. Indian anthropology faces crises of identity, relevance, and a need to study urgent issues like poverty and the elites who hold power. Mini recap. In short,
Indian anthropology is undergoing a critical self-appraisal, facing serious issues from a stereotyped public image, an internal factionalism, to a lack of focus on the nation's most urgent problems. And for our final section today, let's tackle a huge gut issue. Section: Secularism, some anthropological implications. Heading: The secular challenge, religion and society in modern India. सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ चर्च और स्टेट का अलग होना नहीं है. इट्स मच डीपर. इसका मतलब है एक रैशनल साइंटिफिक आउटलुक को बढ़ावा देना. इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कानून से तो लागू है, बट जमीनी सच्चाई, द ग्राउंड रियलिटी, इज वेरी डिफरेंट. इसके लिए एक बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल है दोस्त. आपके स्कूल में साइंस पढ़ाई जाती है, ये है रैशनलिज्म. लेकिन एक बड़े एग्जाम से ठीक पहले आप शायद मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, ये है रिलीजन. हाँ. इंडियन सोसाइटी में ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, अक्सर एक ही इंसान में. सेक्युलरिज्म इसी कॉम्प्लेक्स बैलेंस और टेंशन को समझने की कोशिश है. लेट्स लुक एट दिस चैलेंज फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ओके. इंट्रोडक्शन. ज्यादातर ट्रेडिशनल सोसाइटीज में सेक्रेड रिलीजन सब कुछ कंट्रोल करता है. सेक्युलरिज्म रिलीजियस कंट्रोल से फ्री स्पेसेस बनाने का प्रोसेस है. बैकग्राउंड. सेक्युलरिज्म की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. 1. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और स्टेट का अलग होना. 2. इस दुनिया और उसकी प्रॉब्लम्स पर फोकस, उस दुनिया पर नहीं. और 3. रैशनलिज्म और साइंटिफिक आउटलुक के प्रति कमिटमेंट. एक सच में सेक्युलर सोसाइटी एंटी रिलीजन नहीं होती, लेकिन वो सुपरस्टिशंस, इंटॉलरेंस और बिगटरी के सख्त खिलाफ होती है. तो सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस क्या है? एक सोसाइटी ज्यादा सेक्युलर कैसे बनती है? इसका कोर लॉजिक ये है कि प्राइमरी और सब्सिडियरी फैक्टर्स होते हैं. प्राइमरी फैक्टर्स हैं सोशल लेजिस्लेशन, प्रोग्रेसिव कानून और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. सब्सिडियरी फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये सभी चीजें इन ग्रुप फीलिंग्स को कम करती हैं और प्योरली रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस के बजाय रैशनल कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशंस को बढ़ावा देती हैं. स्पेसिफिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये सबसे जरूरी हिस्सा है. दिस इज द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. इंडिया सेक्युलर बाय लेजिस्लेटिव फियाट बना, मतलब कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिक्लेरेशन से, ना कि यूरोप की तरह एक लंबे सोशल एवोल्यूशन से. राइट. इसके नतीजे में जरूरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और माइंडसेट अभी भी कमजोर हैं. चैलेंजेस बहुत बड़े हैं. कास्टिज्म, ट्राइबलिज्म और रिलीजियस कम्युनलिज्म, ये डेली लाइफ की दर्दनाक सच्चाइयां हैं जो अक्सर सेक्युलरिज्म को एक पेपर टाइगर बना देती हैं. स्टेट सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए क्या कर रहा है? इंडियन स्टेट सेक्युलराइजेशन को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठा रहा है, जैसे कानून से अनटचेबिलिटी को खत्म करना, कॉमन सिविल कोड का एम रखना, टेक्स्ट बुक्स को सेक्युलराइज करने की कोशिश करना, और सबसे इंपॉर्टेंट गरीबी से लड़ना, क्योंकि गरीबी अक्सर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देती है. कंक्लूजन ये है कि इंडिया में ट्रू सेक्युलरिज्म अभी भी एक गोल है जिसे अचीव करना बाकी है. इसके लिए सिर्फ कानून से ज्यादा सोशल माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है. क्रॉस क्वेश्चनिंग. तो सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है या एंटी रिलीजन होना? इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है, जिसका मतलब है कि स्टेट रिलीजन के मामलों में न्यूट्रल है. ये एंटी रिलीजन नहीं है. ये स्टेट के मामलों में रिलीजन के इंटरफेरेंस के खिलाफ है और पब्लिक लाइफ पर सुपरस्टिशन और इंटॉलरेंस के डोमिनेंस के खिलाफ है. टेक्नोलॉजी सेक्युलरिज्म को कैसे प्रमोट करती है? कोई एग्जांपल दे सकती हैं? टेक्नोलॉजी रैशनल कॉज एंड इफेक्ट थिंकिंग को बढ़ाती है. फॉर इंस्टेंस, अगर फसल खराब हो जाए तो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि भगवान नाराज हैं. साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा इस साल बारिश कम हुई या कीड़ा लग गया. ये माइंडसेट शिफ्ट सुपरनैचुरल से नेचुरल एक्सप्लेनेशंस की तरफ सेक्युलराइजेशन का एक की पार्ट है. एक ट्रैक्टर आपकी कास्ट नहीं पूछता. पेपर टाइगर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेक्युलरिज्म कागज पर बहुत शक्तिशाली दिखता है हमारे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन रियलिटी में जब जमीन पर टेस्ट किया जाता है तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है. जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो ये पेपर टाइगर अक्सर उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता. तो क्या इंडिया में सेक्युलरिज्म फेल हो गया? मैं फेल नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और एक मुश्किल संघर्ष है. चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और हमारी हिस्ट्री में गहराई से जुड़े हुए हैं. स्टेट कोशिश कर रहा है और बहुत से इंडियंस इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े सोशल चेंज में बहुत वक्त लगता है. टेक्स्ट बुक्स को सेक्युलराइज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा कंटेंट हटाना जो ऑर्थोडॉक्स, अनसाइंटिफिक या प्रेजुडिस्ड हो. इसका मतलब है ऐसी चीजें हटाना जो एक कम्युनिटी को दूसरे से बेहतर या नीचा दिखाती हों. ये हिस्ट्री और सोशल स्टडीज को ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करने और बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करने के बारे में है. Let's practice that. Practice. Secularism in India is a legislative fiat which is often challenged by ground realities like communalism, sometimes making it a paper tiger. बिल्कुल. चलो आपके लिए पूरी जर्नी का एक क्विक रिकैप करते हैं दोस्त. हाँ. पहला हमने देखा कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रीम से शुरू हुई. ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की प्रैक्टिकल जरूरतें और इंडियन और यूरोपियन स्कॉलर्स की प्योर क्यूरियोसिटी. राइट. दूसरा, हमने इसकी 3 मेन ब्रांचेस सोशल कल्चरल, फिजिकल और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की एवोल्यूशन को समझा. हमने उन्हें ट्राइब्स को डिस्क्राइब करने और स्कल्स नापने से लेकर अर्बन लाइफ को एनालाइज करने, डीएनए स्टडी करने और एंशिएंट शहरों की खुदाई करने तक इवॉल्व होते देखा. तीसरा, हमने फील्ड वर्क की इंपॉर्टेंस को जाना जो इस डिसिप्लिन का दिल और आत्मा है, और हमने देखा कि कैसे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इस नॉलेज को देश के काम में लाने की कोशिश करती है, जैसा नेहरू के ट्राइबल पंचशील में दिखता है. और आखिरी में हमने अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, डिसिप्लिन के अपने इंटरनल क्राइसिस और सेक्युलरिज्म जैसे एक बड़े गट इशू जैसे मॉडर्न चैलेंजेस पर बात की. एकदम सही.
अब इस कंटेंट को सच में अपना बनाने के लिए आपके लिए 6 शॉर्ट कंटेंट प्रोब्स हैं। थोड़ा सोच लो और हर एक पर 1 मिनट की प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो। रेडी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की 2 मेन ओरिजिन थियरीज और उनके बीच कोर टेंशन को एक्सप्लेन करो। 2 फोटोग्राफर एनालॉजी का यूज करके इंडिया में सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के 3 फेजेस को डिस्क्राइब करो। 3 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोमेट्री की प्रॉब्लमैटिक प्रैक्टिस से मॉडर्न जेनेटिक्स की यूजफुल साइंस तक कैसे इवॉल्व हुई। 4 पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है और ये फील्ड वर्क में इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्यों है। 5 ट्राइबल पंचशील क्या था और किस फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। 6 इंडियन सेक्युलरिज्म को कभी-कभी पेपर टाइगर क्यों कहा जाता है, एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। और अब आज का चैलेंज। आपके लिए हमारा आज का चैलेंज है अपने आसपास के किसी एक अर्बन ट्राइब को ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जाम्पल आपके लोकल मार्केट के शॉपकीपर्स, आपकी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स या एक स्पेसिफिक कैफे के रेगुलर्स। उनके सोशल इंटरेक्शंस, उनके स्पेस के यूज और उनके बिहेवियर के बारे में 5 एंथ्रोपोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस लिखो। देखो उनमें क्या छुपे हुए पैटर्न्स हैं। क्या आइडिया है। चलो दोस्त, इस चैलेंज को जरूर ट्राई करना। आप जो देखेंगे उससे आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस डिटेल डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला, और मुझे पता है कि आपको मिला, तो आप जानते हैं क्या करना है। सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में बताओ कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और इसे अपने सभी क्यूरियस दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।